गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने सैनिक स्कूल की आज दूसरी क्लास होने वाली है और इस क्लास में आपको बहुत से कंटेंट दिए जाएंगे, जैसे कि भारत में नदियों के किनारे स्थित नगर। तो सबसे पहले जैसे जैसे ही चलते रहेंगे वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। अभी देखो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद करने हैं। कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिससे कंटेंट छूट जाए। तो मेरा सभी से अनुरोध है, कृपया आपका पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 6 क्लास के बच्चे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि उन बच्चों का ये पेपर क्लियर आसानी से हो जाए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद करनी है। तो सबसे पहले क्या है, भारत में नदियों के किनारे स्थित नगर। देखो, भारत में नदियों के किनारे बसे नगर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सैनिक मिलिट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो, आगरा किस नदी के किनारे है? बेटा, आगरा किस नदी के किनारे है? आगरा है अपना यमुना नदी। इलाहाबाद, देखो इलाहाबाद है इलाहाबाद है गंगा और यमुना के किनारे। गंगा और यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता, कोलकाता है बेटा हुगली नदी। कटक, कटक उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन ये किस नदी के किनारे है? ये है बेटा अपना महानदी के किनारे। हरिद्वार, हरिद्वार को तो सभी बच्चे आसानी से जानते हैं। हरिद्वार किस नदी के किनारे बेटा? हरिद्वार है अपना गंगा नदी के किनारे। कानपुर, देखो कानपुर भी किस नदी के किनारे है? कानपुर भी है गंगा नदी के किनारे। नासिक, गोदावरी नदी। उज्जैन, उज्जैन आपका है क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके किनारे बेटा? क्षिप्रा नदी के किनारे है। श्रीनगर, श्रीनगर है आपका झेलम नदी। अयोध्या, अयोध्या है सरयू नदी। हैदराबाद, हैदराबाद है आपका मूसी नदी। दिल्ली, यमुना नदी। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है आपका अलकनंदा। देखो, आपने देखा होगा भारत में नदियों के किनारे बसे हुए नगर, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगरा किस नदी के किनारे है बेटा? आगरा है यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद है गंगा और यमुना दोनों नदियों के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है।
कानपुर और हरिद्वार गंगा के किनारे है। सबसे इंपॉर्टेंट है अयोध्या किस नदी के किनारे बेटा? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। उज्जैन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका उज्जैन। देखो उज्जैन किस नदी के किनारे बेटा? शिप्रा नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सैनिक स्कूल का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोलकाता और उज्जैन, ठीक है। सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर किसके किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर एक ऐसा शहर है जिसमें हमारी सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर पड़ती हैं। मतलब कि 90 डिग्री पर पड़ती है, जैसे 90 डिग्री का कौन होता है ना, उसी पे हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। कहां पे? श्रीनगर के अंदर। तो ये चीजें जो आपको बताई गई है, भारत में नदियों के किनारे बसे नगर या शहर, तो आपको इन चीजों को याद करना है। इन्हीं में से बहुत इंपॉर्टेंट है कटक किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। किस नदी के किनारे बेटा? महानदी के किनारे, ठीक है। तो ये बच्चे आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि बच्चे ये सारी चीजें याद करें और आने वाले पेपर में आप इनको क्लियर करें, ठीक है बच्चों। ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट है बेटा, देखो लेंथ ऑफ इंपोर्टेंट रिवर, नदियों की लंबाई। देखो नदियों की लंबाई, देखो सबसे ऊंची कौन सी नदी है, उसकी लंबाई कितनी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम नदी की, और उसके बाद करते हैं हम लंबाई कि कौन सी नदी की कितनी बड़ी लंबाई है। देखो अपना है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है बेटा? ब्रह्मपुत्र। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 2900 किलोमीटर। यमुना, यमुना, यमुना की लंबाई कितनी है? 1385 किलोमीटर। घाघरा, घाघरा की लंबाई है 1080 किलोमीटर। सतलुज, सतलज या सतलुज, ठीक है, दोनों एक ही रिवर्स हैं। इसकी लंबाई क्या है? इसकी है 1500 किलोमीटर, ठीक है बेटा। गंगा, कई बार क्वेश्चन पूछने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा, तो गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई है बेटा 2525 किलोमीटर, ठीक है बेटा। आगे है कोसी नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है कोसी नदी, ठीक है बच्चों। कोसी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोसी रिवर है जो, इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर, जो 965 किलोमीटर की लंबी है। झेलम नदी, झेलम, ठीक है ना, तो झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। कावेरी, कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। तापी, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है तापी, बहुत ही मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है तापी। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी बता देता हूं। ये नदियां दे रखी हैं, इन नदियों को ऐसे देते हैं और इनमें से कोई 4 नदियां छांट ली, 1 नदियां, 2, 3, ठीक है, और 4। तो इसमें देखें कि क्रम अनुसार लिखें। कैसे लिखें बेटा? क्रम अनुसार, क्रम के अनुसार बतानी है। तो क्रम में सबसे लंबी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। तो कितनी लंबी है? 2900 किलोमीटर का एरिया, ठीक है। दूसरी कौन सी नदी है?
दूसरी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आ गई? दूसरे नंबर पे आ गई। तीसरे नंबर पे कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और फोर्थ नंबर पे कितने आए? 1080। कौन सा नदी है बेटा? घाघरा नदी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको कौन सी नदी मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। दूसरे नंबर पे कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सी है बेटा? झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। एंड सबसे आखिरी नंबर पे कौन सी? अपना घाघरा नदी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्रम के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 724 किलोमीटर, 965 किलोमीटर, ऐसी बहुत सी नदियां हैं जिनके बारे में आपको बताना होगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी से बड़ी नदी दे दी, नहीं, छोटी से छोटी वो कहीं से भी उठा सकते हैं और कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो इन नदियों का क्रम अनुसार व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये बच्चे इन नदियों को भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद करना है। दूसरी ये है, पूछने लगते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा नदी की लंबाई कौन सी है? कौन सी नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है? तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। ठीक है ना। तो तापी नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको अगर मुंह जवानी आपको याद हो जाएगा तो आपको पेपर में बैठते ही सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि ये क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये है। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद करना है। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों बहुत इंपोर्टेंट है, गंगा, कोसी और तापी। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। भारत की प्रमुख झीलें। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें हैं। भारत की प्रमुख झीलें कौन सी है? विवर्तनिका, विवर्तनिक, विवर्तनिक झीलें। देखो विवर्तनिक झीलें कौन कौन सी है बेटा? कश्मीर की बूलर झील, बूलर झील। बूलर झील मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। देखो, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, जो ज्वालामुखी की क्रिया होती उनसे जो झीलें बनी वो कौन सी झील थी बेटा? लोनार झील। कौन सी झील है बेटा? लोनार झील। और ये लोनार झील है कहां? ये है बेटा अपना महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र के अंदर ये झीलें हैं। ठीक है, लेगुन झील, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेगुन झील कहां पर है। तो लेगुन झील कौन कौन सी है? एक तो है बेटा चिल्का झील, चिल्का झील। चिल्का झील पड़ती है आपकी उड़ीसा में। दूसरे नंबर पे पुलिकट झील, पुलिकट झील। देखो अपना पुलिकट झील पड़ती है तमिलनाडु। कहां पड़ती है बेटा? तमिलनाडु। मोस्ट इंपोर्टेंट झील कोलेरू झील। देखो कोलेरू झील पड़ती है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी तो आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती।
क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। अष्टमुदी, अष्टमुदी वो कहां पड़ती है? अष्टमुदी झील पड़ती है बेटा आपका केरल, केरल में पड़ती है। ठीक है, ये जो झीलें हैं लेगून झील है, चिल्का झील लेगून झील है, पुलिकट झील लेगून झील है, कोलेरू झील लेगून झील है, अष्टमुदी झील लेगून झील है। पूछते हैं कोलेरू झील किस राज्य में पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश में। अष्टमुदी झील कहां पड़ती है? केरल के अंदर। एंड पुलिकट झील कहां पड़ती है? आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। तो इसको भूलना नहीं है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दो झीलें तो इतना इंपोर्टेंट है, पूछने लगते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एस्ट्रोनॉट के टूटने से कौन सी झील बनी थी? तो लोनार झील बनी थी। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। ज्वालामुखी फट गया था। क्या हो गया था? ज्वालामुखी की क्रिया से। ठीक है, तो देखो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, एक है हिमानी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपके लिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे शांत बैठे हैं, कैसे बोल नहीं रहे? देखो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, तो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कौन सी हैं? देखो एक तो है राकसताल, राकसताल। दूसरी है बेटा नैनीताल, राकसताल, नैनीताल, भीमताल, पूना ताल, मालवा ताल। देखो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें राकसताल, नैनीताल, भीमताल, पूना ताल एंड मालवा ताल जो झीलें हैं, ये कौन सी झीलें हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। और ये सारी झीलें कहां पड़ती हैं? जगह का नाम है बेटा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर ये सारी झीलें हैं। ठीक है, देखो एक है मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो वायु, वायु द्वारा निर्मित झील। देखो वायु के द्वारा निर्मित झील है सामर झील, मोस्ट इंपोर्टेंट झील है डिडवाना झील, पंचभृदा झील, लूनर कस झील, लूनर लूर कर नस नसर झील आदि। देखो वायु द्वारा निर्मित झीलें, वायु के द्वारा क्या होता है? जब हवा चलती है तो हवा के साथ क्या होता है? मिट्टी उड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब मिट्टी उड़ना स्टार्ट हो जाती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, वो झीलें कैसी होती है? वायु द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। सामर झील ये राजस्थान में है, डिडवाना झील राजस्थान के अंदर है, पंचभृदा झील राजस्थान के अंदर है, लून कर नसर झील राजस्थान के अंदर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलें हैं। ठीक है ना, कई बार पूछना जाता है कि सामर झील कहाँ है? तो राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना, और डिडवाना झील कहाँ है? तो राजस्थान के अंदर है। ये सारी झीलें हमें कहाँ मिलती हैं? राजस्थान, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिट्टी होती है वायु के उससे उड़ती है, तो वो किस में उड़ती है बेटा? राजस्थान के अंदर। कहाँ उड़ती है? राजस्थान के अंदर। ये अपने भारत देश की बहुत ही प्रमुख झीलें हैं, और इन झीलों में से एक ना एक झील आपके पेपर में जरूर आएगी। तो आपको ये झीलें बहुत अच्छे से याद करनी है, रटनी नहीं है, सिर्फ याद करना है आपने। ठीक है ना बेटा, ये अपना ध्यान रखना है। और इनके अलावा कोई अन्य झीलें भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अन्य झीलें भी मैं आपको करवा रहा हूं, छोड़ना कुछ नहीं है ये बच्चे, छोड़ना कुछ नहीं है। आपसे पूछने लगे सामर झील कहाँ है? राजस्थान में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है,
तो इस तरीके से सभी बच्चों को ये झीलें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ अन्य झीलें हैं। कोटक, देखो कोटक झील, कोटक झील, देखो कोटक झील कहां पर है? देखो कोटक झील आपका मणिपुर में पड़ती है। ये कहां पड़ती है? मणिपुर में पड़ती है। वेम्बनाड, बहुत इंपोर्टेंट झील है वेम्बनाड। देखो वेम्बनाड झील पड़ती है आपका केरल में। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। देखो अभी बोला था मैंने डल झील, तो डल झील कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है अपना डल झील, ठीक है। शेषनाग, शेषनाग, देखो जिसमें नाग नागिन आ जाए, जिस शब्द के पीछे नाग नागिन आ जाए, समझ लेना वो सारी झीलें कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कुछ ऐसी झीलें हैं जिनको ऐसे याद करना पड़ेगा, बुलर झील और डल झील, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। अनंतनाग, देखो अनंतनाग ये कहां पड़ता है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। उदय सागर, बहुत इंपोर्टेंट झील है बेटा, उदय सागर, उदय सागर झील वेरी इंपोर्टेंट झील है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से याद करना। उदय सागर झील कहां पड़ती है? आपका राजस्थान में, ठीक है। कहां पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। उदय सागर झील हो गया। पिछोला, इंपोर्टेंट झील, पिछोला झील, तो ये भी आपका कहां पड़ती है? राजस्थान के अंदर पड़ती है, ठीक है बच्चों, इतना आपने ध्यान रखना है। फतेह सागर, फतेह सागर ये झील भी आपका कहां पड़ती है? ये झील भी आपका आपके राजस्थान के अंदर पड़ती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपोर्टेंट झीलें हैं। ये कैसी है बेटा? बहुत इंपोर्टेंट झीलें, और इन झीलों को पूर्ण तरीके से आपको याद करना है। कोई ऐसा ना हो कि आपसे कोई झील रह जाए या पेपरों में से मिस्टेक हो जाए, तो आपने थोड़ा बड़े ध्यान से पढ़ना है। पूछने लगता है वेम्बनाड झील कहां पड़ती है? केरल के अंदर पड़ती है। डल झील कहां पड़ती है? अपना जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के अंदर, अनंतनाग झील शेष, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के अंदर। जहां पे नाग नागिन शब्द आ जाए तो वो कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और जिस शब्द के पीछे ताल शब्द आ जाए, समझ लेना ये सारी झीलें दूसरे उसकी हैं, ठीक है ना, दूसरे उसकी हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया था राकस्थाल हो गया, क्या हो गया? राकस्थाल, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, कई बार मैं आपको बता चुका हूं उन चीजों के बारे में कि जिनके पीछे ताल शब्द आ जाता है, वो सारी चीजें कहां पड़ती हैं? उत्तराखंड में। कहां पड़ती है बेटा? उत्तराखंड के अंदर। ये चीज ध्यान रखना है आपने, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत स्पेशलिस्ट है। एंड जयसमंद झील, देखो जयसमंद, जयसमंद झील पड़ती है आपकी राजस्थान की। ये कहां पड़ती है? राजस्थान के अंदर पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट झील है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। हुसैन सागर, वाह वाह, ये इतनी अच्छी झील है। हुसैन नाम भी तो क्या है इसके आगे? हुसैन सागर। और झील ये पड़ती है आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ती है बच्चों? आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर आप इन चीजों को, ये सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं, तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो आपसे छूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि वेम्बनाड झील है वो वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। कहां है? वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप में स्थित है बेटा, ठीक है। ये वेलिंगटन द्वीप में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है। पूछने लगते हैं भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील तो कौन सी झील है बच्चों? वेम्बनाड झील। क्या है? वेम्बनाड झील। बुलर झील मीठे पानी की झील है। बुलर झील कैसी झील है बेटा? मीठे पानी की झील है भारत की। और बुलर झील कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है सामर झील।
जो कहां पड़ती है, राजस्थान में। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था सावर झील के बारे में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कौन सी बेटा? गोविंद सागर झील पड़ती है, जो पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट झील हो गई चोलामू झील। कौन सी हो गई? चोलामू झील। देखो चोलामू झील, और ये चोलामू झील पड़ती है आपका सिक्किम में। कहां पड़ती है बेटा? सिक्किम के अंदर पड़ती है, सिक्किम में स्थित है, और सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। सबसे अधिक पूछने लगते हैं सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है, तो आपने तुरंत बता देना है चोलामू झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। पूछने लगे भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेवनाड झील है। ठीक है, पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। हुसैन सागर झील कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं से एक एक नंबर से, देखो एक एक नंबर से अगर कोई बच्चे के नंबर आ रहे हैं 100, अगर उसको 2 नंबर चाहिए ना, तो बच्चा यहां से आसानी से 2 नंबर ले सकता है। तो इससे अच्छा है कि ये सारी चीजें आप याद कर लो। रटने से नहीं चलेगा काम, याद करना आपको पड़ेगा। ठीक है, बार बार वीडियो देखना। जैसे ही बार बार आप वीडियो देखोगे, तो वो ही चीज अगर 2 से 3 बार आपने घूम ली ना, माइंड में घूम ली, तो वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। और मैं तो आपसे बस यही कहता हूं कि आप मन लगा के पढ़ो और अपना पेपर बहुत खूबी से, खूब अच्छे तरीके से निकालो। देखो एक और आ गया, भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात आप बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से लिखना, अपना नोट्स बना लो एक बुक में, और उसको लिखो और उसको याद करो। एक बार अच्छे से याद करो, फिर उसको रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 30 दिन के बाद वो ही पेपर आसानी से निकाल दोगे। और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर का आपका टाइम, नवंबर दिसंबर में शायद, या तो दिसंबर में पेपर हो जाए और या फिर जनवरी में पेपर हो जाए। इसका बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी बच्चे ध्यान से देखो। हमारे पास क्या होते हैं? जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात और नदी। और क्या है? नदी। कौन सी नदी पर स्थित है? देखो शिव समुद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिव समुद्र भगवान शिव के नाम पे लिया गया है, और किस नदी के किनारे है? ये है कावेरी नदी के किनारे। ठीक है बच्चों, ओके। धुआंधार, धुआंधार, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धुआंधार और किस नदी के किनारे है? ये है अपना नर्मदा नदी। ठीक है। गगनचुक्की, देखो गगनचुक्की चांद से, चांद से आने के, और मैं तो ये कहता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी किस नदी पे है बेटा? ये भी अपना कावेरी नदी पर है। एक है जोग, जोग या गरसोप्पा। देखो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये किस नदी के किनारे है? ये है शरावती। किस नदी के किनारे है बेटा? शरावती के किनारे है। ठीक है ना। हुंड्रू, अरे बहुत इंपोर्टेंट है हुंड्रू। देखो जो अपना हुंड्रू है वो स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। इसके किनारे है चित्रकूट। अरे भगवान राम गए थे चित्रकूट, और वहां पे हनुमान जी मिले थे। तो चित्रकूट किस नदी के किनारे? इंद्रावती नदी। किसके किनारे? इंद्रावती नदी।
माता पिता का नाम लो, सुबह भगवान का नाम लो, अपने अपने गुरुओं का नाम लो और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। धरती माँ को नमन करो हाथ जोड़ के, ठीक है, सरस्वती माँ को याद करो और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। भगवान ने चाहा तो इसी एक ही बार में आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गोकक, देखो गोकक, गोकक नदी है, गोकक रिवर के किनारे, गोकर रिवर के, गोकक जलप्रपात है गोकक नदी के किनारे। और जो किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, किसकी है, कृष्णा की सहायक, कृष्णा की सहायक नदी है बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कपिल धारा, नाम तो सुना होगा, कपिल धारा, ये नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी। अरे बहुत सी ऐसी हैं बेटा, आप करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, आप धीरे धीरे करो, एक साथ कुछ भी याद नहीं होता। मधार, मधार, ये भी किस नदी के किनारे है, ये भी नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है बच्चों। अरे बहुत शांत बैठे हो बच्चों, क्या बात है, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, हैं? ये ना, देखो ये ना नदी, ये ना जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी। अरे बहुत खूब बच्चों, इनमें से क्या है सबसे इंपोर्टेंट, आपने देखा होगा शिव समुद्र भगवान शिव के नाम पे है, और कावेरी नदी के किनारे, किसके किनारे, कावेरी नदी के किनारे, मोस्ट इंपोर्टेंट है धुआंधार। और ये किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। पूछने लगते हैं नर्मदा नदी के किनारे, वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, तो जलप्रपात ही पूछेंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। गगन चुक्की जलप्रपात किस नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। जोग या गरसोपा, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप ले सकते हो। जोग या गरसोपा किस नदी के किनारे है, शरावती नदी के किनारे। जोग कोई गरसोपा कहते, गरसोपा कोई महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, वो भी शरावती नदी के किनारे। हुंड्रू, हुंड्रू किसके किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा। चित्रकूट, भगवान श्री राम गए थे चित्रकूट, और किस नदी के किनारे रुके होते, इंद्रवती नदी के किनारे। गोकक, गोकक नदी, ये किस नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी, किसकी, कृष्णा की। कपिल धारा, कपिल धारा नर्मदा नदी के किनारे है, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी के किनारे। मधार नर्मदा नदी के किनारे। तो ये चीजें आपको ना बहुत ही मोस्ट तरीके से आपको याद करनी है, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपसे छूट जाए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ो बड़े ध्यान लगा के, ठीक है। 20 दिन मेहनत कर लो बस, तुम्हारा पेपर ऐसा क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। जी क्लियर ना हो एक बार में ही, कोई रोका ना है। देखो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, क्या है बेटा, कुंचिकल है। ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है बेटा कर्नाटक में। कहां पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है शिमोगा, कहां पड़ता है बेटा, शिमोगा में पड़ता है, कर्नाटक के शिमोगा में पड़ता है। उज्जैन बसा है, देखो उज्जैन, उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी को, किस नदी को नेपाल में, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी, एवं नारायणी
कहा जाता है? नारायणी कहा जाता है। नदी का नाम है बेटा गंडक। ये है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है? तो गंडक नदी को क्या कहा जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी। भागीरथी, भागीरथी एवं अलकनंदा, भागीरथी एवं अलकनंदा कहां मिलकर गंगा बनाती हैं? कहां मिलकर गंगा बनाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चल रहा है ना फिलहाल मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों, सभी को ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद करने, ठीक है ना। तो ये बनाती है बेटा देवप्रयाग में। क्या बनाती है? देवप्रयाग। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोकुल झील पाई जाती है। गोकुल झील, देखो गोकुल झील पाई जाती है भारत के मैदान, उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में। हरी के बेरा से निकलने वाली नहर, क्या नाम है? हरी के बैराज से निकलने वाली नहर। इंदिरा गांधी नहर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरी के बैराज से निकलने वाली नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। गोकुल झील पाई जाती है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। भागीरथी एवं अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ मिलकर बनाती है बेटा? देवप्रयाग के अंदर बनाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल, कर्नाटका, और ये शिमोग में पड़ता है, कर्नाटक के शिमोग में पड़ता है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है? तो गंडक। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान ने चाहा तो ये आपके आपके रखे के रखे वहीं पे ही मिल जाएंगे। आपको बड़े अच्छे से अच्छे तरीके से याद करने, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है बच्चों। अरे जुनून लाओ अपने अंदर बालकों, हम तो वैसे ही बैठे हैं कतई। इन कमर ने सीधी कर ले, ठीक है। करो काम, आवाज नहीं, सिर्फ स्टडी और स्टडी, बस यही चलना चाहिए। देखो कृषि के विशिष्ट प्रकार, कृषि के विशिष्ट प्रकार, पढ़ो और आगे बढ़ो। देखो अंगूरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अंगूरों के अध्ययन को कहा जाता है? अंगूरों के अध्ययन को कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहा जाता है बेटा? विटीकल्चर। मछली मछली उत्पादन, मछली उत्पादन को कहा क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर, ठीक है।
रेशम के कीड़ों को पालना। देखो रेशम, रेशम के रेशम के कीड़ों को पालना, रेशम के कीड़ों को पाला जाना, पालना कहलाता है सेरिकल्चर। उसको कहा जाता है सेरिकल्चर। ठीक है बच्चों। कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन को कहा जाता है बेटा हॉर्टिकल्चर। कृषि उत्पादन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है ना। देखो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन। ठीक है बच्चों, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर कहा जाता है। देखो ये भी आ सकता है मधुमक्खी का पालन, या क्या था, शहद का उत्पादन, शहद का उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान रखना है। फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, देखो फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है बेटा? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। वृक्षों एवं वृक्षों एवं झाड़ियां की कृषि, के कृषि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता अरबरी कल्चर, अरबरी कल्चर। समुद्री जीवों का उत्पादन, समुद्र से जीवों को तो पकड़ते समुद्री जीवों का उत्पादन, समुद्री जीवों का उत्पादन कहलाता है मैरीकल्चर। मैरी कल्चर। ठीक है ना। जमीन पर फैलने वाली, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि, सब्जियों की कृषि ओलेरिकल्चर। क्या कहा जाता है बेटा? ओलेरिकल्चर। जैतून की कृषि, जैतून की कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर, पौधे को हवा में उगाना, पौधे को हवा में उगाना, एरोपोनिक, एरोपोनिक। ठीक है ना। रेशम कीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशम कीट। अरे रेशम कीट का उत्पादन, रेशम कीट शहतूत उगाना, रेशम कीट हेतु हेतु शहतूत
हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं सहसूत, ठीक है, वही होता है बेटा सहतूत। ये उगाना हो रहा मोरी कल्चर, क्या होता है बेटा, मोरी कल्चर। अब देखो इनमें से क्या बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है ना, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं और वो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करनी है। देखो हमारे पास क्या है, रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ा, रेशम का कीड़ा जो होता है सेरिकल्चर होता है, कृषि उत्पादन होता है हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर, फूलों का उत्पादन कहलाता है फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है, मछली का उत्पादन कहलाता है पिसीकल्चर, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटीकल्चर, कई बार देखने को मिला है, ठीक है ना। मधुमक्खी के पालन को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं, वृक्ष एवं झाड़ियां की कृषि आर्ब्रिकल्चर, आर्ब्रिकल्चर, ठीक है ना। रेशम का कीट मतलब शहतूत उत्पादन मोरिकल्चर, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, कर लेना सर्कल बहुत अच्छे से, ठीक है ना। समुद्री जीवों का अध्ययन मेरिकल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि और लेरिकल्चर, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें बहुत सारे देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, आपको बहुत इंपोर्टेंट तरीके से याद करना है जैसा भी हो, ठीक है। बार बार सुनो, एक बार से नहीं होता तो बार बार सुनो, ठीक है, फिर नहीं होता तो फिर सुनो। तो जैसे ही आप बार बार इस चीज को देखोगे आपके कानों के अंदर ये आवाजें गूंजेंगी, जैसे ये आवाजें गूंजती हैं तो आपको वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और ये सारी चीजें कैसी हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से भी कम एक क्वेश्चन देखने को बहुत जरूर मिलेगा और ये है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे अलावा आपको कहीं पे नहीं जाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा एक चैप्टर और ले लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से करना। अरे पढ़ लो भैया, जीवन सफल है जाएगा। तुम्हारा और माँ बापन को भैया कैसे कैसे पढ़ा रही तुम्हें हैं? बेटा तुम्हारे अच्छाई तुम्हारे माँ बापों का नाम रोशन कर देती है, समझे कुछ, ठीक है। ये हंसना और हंसाना अपने पास रखा करो, यहाँ पे स्टडी चलती है और स्टडी, तो ये चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, प्रमुख फसलें, अरे प्रमुख फसलें, देखो ये चीज आप देख लो, प्रमुख फसलें। भाइयों मैं तो आपसे बस यही कहता हूं कि आप पढ़ो, जितना आपसे हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप अपना कैरी करो, पढ़ो, कुछ नहीं रखा, ठीक है। ठीक है ना, तो प्रमुख फसलें देखो, गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं कहां बोया जाता है, तो सबसे ज्यादा बोया जाता है बेटा चीन के अंदर। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे बोया जाता है बेटा अपना देश, हमारा देश मतलब कि भारत के अंदर। और तीसरा स्थान है, तीसरा जो स्थान है वो है अमेरिका, ठीक है ना। तो कभी भी पूछा जाए गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो चीन के अंदर। गेहूं और धान ये दोनों का उत्पादन कहां होता है, चीन के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या है, भारत। देखो गेहूं दूसरे नंबर पे भी भारत है और धान दूसरे नंबर पे भारत है। तीसरे नंबर पर कौन है बेटा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। बस यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। गन्ना, सबसे ज्यादा गन्ना, गन्ना होता है बेटा ब्राजील के अंदर, कहां होता है बच्चों, ब्राजील, ठीक है। और दूसरे नंबर पे भारत के अंदर। भारत भी उत्पादन में पीछे नहीं है, भारत भी उत्पादन में बहुत आगे है। और तीसरा नंबर किसका आता है बेटा,
चीन का। किसका आता है? चीन का। देखो कपास, कपास, देखो कपास में पहले नंबर पे कौन है? आपका चीन। दूसरे नंबर पे भारत। तीसरे नंबर पे यूएसए। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ओके। देखो कपास कौन सी मिट्टी में होती है? कपास होती है बेटा काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। काली मिट्टी कोई कौन सी मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी कोई कहा जाता है चिकनी मिट्टी। क्या बोला जाता है बेटा? चिकनी मिट्टी बोला जाता है। और सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है चीन के अंदर। ठीक है? अरे ठीक है। देखो केला, केला सबसे ज्यादा कहां होता है? भारत, अपना हमारा जो भारत देश है उसमें। दूसरे नंबर पे चीन एंड तीसरे नंबर पे फिलीपींस। फिलीपींस। देखो यहां पे क्या होता है? खेती होती है केले की। देखो नारियल, भाई वाह, नारियल जिसको ताड़ का पेड़ भी बोला करते हैं। किसका पेड़? ताड़, ताड़ का पेड़ भी बोला जाता है। और ये कहां सबसे ज्यादा कहां होता है बेटा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया, फिलीपींस, दूसरे नंबर पे फिलीपींस एंड तीसरे नंबर पे भारत। तो ये चीजें हमें कहां देखने को मिलती हैं? तंबाकू, तंबाकू आज के टाइम में हर बच्चा हुक्का पी रहा है, तो हुक्के पीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तंबाकू की। चीन आ गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है बेटा? ब्राजील है। एंड तीसरे नंबर पे है भारत। ठीक है? तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। रबर, रबर बोल दो या प्राकृतिक रबर। ठीक है ना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। रबड़ सबसे ज्यादा कहां होता है बेटा? थाईलैंड। कहां होता है? थाईलैंड। ठीक है? दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तीसरे नंबर पे है मलेशिया। ये जो आपको करवाए गए हैं इनको याद कर लेना। गेहूं में पहला देश कौन सा है? धान में कौन सा है? गन्ने में कौन सा है? कपास में। पूछने लगे कि गन्ने की खेती के लिए मतलब कि कौन सी ऐसी फसल है जिसकी क्या कहते हैं समय अवधि ज्यादा होती है, तो वो गन्ने की फसल है। किसकी फसल है? गन्ने की। सबसे लंबे समय की फसल बच्चों, सबसे लंबे समय की फसल कौन सी है? गन्ना। कौन सी है बेटा? गन्ना। तो इस चीज को आपको ना बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये गन्ना है जो सबसे लंबे समय की फसल है। ठीक है ना? अरे ठीक है बेटा। जूट, एक होता है जूट। जूट भी इंपोर्टेंट है बेटा। जूट कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? भारत के अंदर। कहाँ होता है बेटा? भारत के अंदर। बांग्लादेश दूसरा देश है बेटा, बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश। और तीसरे नंबर पे आपका आएगा चीन। देखो बांग्लादेश, ठीक है ना? बांग्लादेश को कब आजादी मिली थी? ये अपना देश बांग्लादेश, ये 1905 में जब अंग्रेज भारत आए तो वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा था। उसने वेस्ट बंगाल को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था। एक को कर दिया था ईस्ट इंडिया, एक ईस्ट बंगाल, और एक को कर दिया था वेस्ट बंगाल। देखो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ तो वहां पे जो ईस्ट बंगाल था वो बन गया था अपना बांग्लादेश। ठीक है बच्चों? और वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। उन्होंने फिर इसको एस्टेब्लिश कर दिया था कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में। ठीक है बच्चों? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? एक है जौ। जौ, देखो जौ भी रूस, जर्मन और फ्रांस। पहले नंबर पे रूस है,
दूसरे नंबर पे जर्मनी है, और तीसरे नंबर पे क्या है बेटा, फ्रांस। देखो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज दलहन, एक चीज रहेगी दलहन, दालें, दलहन, ठीक है। दलहन, भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा दलहन कहां होती है, भारत, दूसरे नंबर पे रूस, और तीसरे नंबर पे क्या होती है बेटा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको करवाई जा रही हैं सैनिक मिलिट्री में। अकस्मात भगवान की ऐसी कृपा होती है, कहते हैं प्रभु बजरंगबली भगवान और श्री रामचंद्र, तो ये यहाँ से कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो नारियल हो गया, तंबाकू हो गया, जूट, जूट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो जूट की सबसे ज्यादा खेती कहाँ की जाती है, भारत के अंदर। कहाँ की जाती है बेटा, भारत के अंदर की जाती है। दूसरे नंबर पे क्या है, बांग्लादेश। देखो अगर भारत और बांग्लादेश की बात की जाए तो देखो भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, मिडनाइट में। कब मिली थी बेटा, मिडनाइट में। तो मिडनाइट को ये आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, और भारत बांग्लादेश कब हुआ था, 1971 को। तो आपने देखा होगा धान, एक होता है धान और दूसरा होता है चावल। देखो दोनों में अंतर है भाई, समझना इस चीज को। धान और दूसरा क्या है बेटा, चावल। आप धान खाते हो या चावल खाते हो, चावल। तो धान बोया जाता है और चावल जब तक पौधे के अंदर, जब तक पौधे के अंदर लगा हुआ है तब तक तो वो क्या है, धान है। और जब वो कट पिट के उसका भूसा अलग हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, चावल। क्या बन जाता है, चावल, ठीक है ना। देखो अपना, आप उधर साइड जाओगे, बंगाल की तरफ जाओगे, वेस्ट बंगाल की तरफ जाओगे, देखा जाता है वहां पर चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है साल में 3 बार भी खेती कर देते हैं, 2 बार भी खेती कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद रखनी है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपका गेहूं, कपास, जूट, रबड़, ठीक है बेटा। ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। दलहन भारत के अंदर सबसे ज्यादा होती है। धान की खेती, धान और गेहूं चीन में, गन्ना ब्राजील में। धान और गेहूं चीन में, गन्ना ब्राजील के अंदर, कपास चीन के अंदर, केला भारत में, नारियल इंडोनेशिया में, तंबाकू चीन में, प्राकृतिक रबड़, या प्राकृतिक नहीं आएगा तो रबड़ होगा, रबड़ थाईलैंड में, जूट भारत में, जौ रूस में, दलहन भारत में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं तो ये कहता हूं आपसे कि ये चीजें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक बार नहीं, 2 बार देखो, 2 बार नहीं, 4 बार देखो। जैसे जैसे आपके कानों में आवाज गूंजेगी ना, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद होते चले जाएंगे। जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही आपको फल मिलेगा, लेकिन मेहनत आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है। इस चीज को आपको ना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, याद कर लेना है। और ये एक टॉपिक और रह रहा है बच्चों इसी के साथ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बच्चे आपको समझ आ गया ना, ठीक है भाई, ठीक है। कोई चीज रहे ना जा। देखो विश्व की फसलों का वर्गीकरण, क्या क्वेश्चन है भाई, बड़े ध्यान से समझना। ये विश्व की फसलों का वर्गीकरण, बड़े ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले फसलें, गेहूं, जौ, चावल, मक्का,
राई। ये 5 प्रकार की फसलें हैं, ठीक है। और ये कौन सी फसलें हैं? ये हैं अपनी खाद्यान्न फसलें। कैसी फसलें बेटा? खाद्यान्न फसलें, ठीक है। खाद्यान्न फसलें पूछने लगे कि खाद्यान्न फसलें गेहूं, जौ, चावल, मक्का, राई। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, राई, ये अपनी कैसी फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें। दूसरी पेय फसल, पीने की जो फसलें होती हैं, चाय, कहवा और कोको, ये पीने की फसलें। चाय हो गया, कहवा हो गया और कोको होगा। तिलहन, देखो तिलहन, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, तेल ताड़, मतलब कि नारियल का जो तेल होता है ताड़ का, उसका। नकदी फसल, अरे ये तो बच्चों आप जानते होंगे, नकदी फसल। नकदी फसल होती है आपका रबड़, तंबाकू, गन्ना। रबड़, तंबाकू और गन्ना, ये नकदी फसलें होती हैं, ठीक है ना। देखो रबड़ का व्यापार करते हो आप तो उसमें नकद पैसा मिलता है, तंबाकू तंबाकू नहीं होता, गन्ना गन्ना भी। रेशेदार फसलें, ओहो बहुत इंपोर्टेंट, रेशेदार, क्या बात है। रेशेदार फसलें हैं कपास और जूट। कौन सी है? कपास और जूट। भाई वाह, बहुत अच्छी फसलें हैं। तो ये जो फसलें बहुत इंपॉर्टेंट फसलें हैं, तो इन चीजों को आपको याद करना है और ये सारी चीजें आपको बार बार सुननी है, जिससे कि अपना अपना जो अपना सैनिक स्कूल का जो सैनिक स्कूल का पेपर है, ठीक है ना, वो आसानी से क्या हो जाए बेटा। 25 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आप आसानी से क्लियर कर जाओगे, ठीक है ना। बार बार सुनोगे, ज्यादा टाइम नहीं, कम टाइम में बार बार सुनोगे, याद हो जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी बच्चे इसको याद करें, मनन करें, ठीक है, और अच्छा सा याद करने के बाद इसका पेपर आप देके आए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।